हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए, आपका वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपनी नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूं। उससे पहले आपको शायद पता होगा कि कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, मैथ के फील्ड में हम लोग पढ़ रहे थे, 10th क्लास के मैथ को हम लोग जान रहे थे। और उस मैथ में हम लोग जिस लेसन को, जिस पार्ट को पढ़ रहे थे, वह पार्ट का नाम था निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। उसमें लगभग हम लोगों ने पार्ट 3 को देखा था। आज हम लोग पार्ट 4 को देखने वाले हैं और एक ऐसा पार्ट को देखने वाले हैं जो बिल्कुल जो है आपके कंसेप्ट का, यानी आपके बुक का जो है बिल्कुल एक अंतिम पार्ट होगा। और पूरी तरह से दो बिंदु के बीच की दूरी के लिए जो है मतलब समझ रहे हैं कि हम अब लिमिट पार्ट होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आज का क्लास निर्देशांक ज्यामिति का एक एंड क्लास होगा। जितना भी टाइप पढ़ चुके हैं वही टाइप से रिलेशन, उसी टाइप से रिलेशन अगला टाइप का भी है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अब जो हम लोग कल की क्लास में अगला टाइप जो पढ़ेंगे, अगला पार्ट जो पढ़ेंगे, बात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही रहेगा, लेकिन टाइप थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। लेकिन अभी तक जितना भी पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे वह दो बिंदु के बीच की दूरी पर ही पार्ट था। दो बिंदु के बीच की दूरी पर ही जितना भी प्रश्न आपके सामने आ रहा था वो सारा प्रश्न दो बिंदु के बीच की दूरी से ही उसका रिलेशन था। तो आइए अब हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप में के माइंड में किसी तरह कोई बोझ है, कोई टेंशन है, कोई प्रेशर है, कोई तनाव है, तो सभी को एक जगह साइड कर दें और मेरे साथ मात्र 20 मिनट बने रहें, या 20 या 25 मिनट में आपको कुछ मैं एक अलग कंटेंट देने वाला हूं। आपके लाइफ के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, आपके मैथ के फील्ड के लिए एक अच्छा बेस होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, भली भांति से आप अच्छे ढंग से जो है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, किसी भी तरह का कोई टेंशन आपको नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि मेरे क्लास को, मेरे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और साथ ही साथ शेयर नहीं किया, तो ये सारे काम को कर दें ताकि मैं अंदर से एक मोटिवेट हो सकूं, ताकि मैं आपका भाई बनकर एक अच्छे ढंग से आपको एक अच्छा बेस दे सकूं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। किसी भी तरह का कोई आप अपने माइंड में बोझ ना लें, सिर्फ अपने माइंड को पढ़ने वाला माइंड बनाएं और समझने वाला माइंड बनाएं, बाकी मुझ पर छोड़ दें। मैं उम्मीद हूं कि पूरी अच्छे ढंग से आपके माइंड में सेट कर दूंगा। अब हम लोग जिस पार्ट को पढ़ रहे हैं उस पार्ट का नाम है मेरे भाई निर्देशांक ज्यामिति। क्या नाम है? निर्देशांक ज्यामिति नाम है। यह पार्ट को हम लोग देखने वाले हैं, निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। और इसी पार्ट को आज हम लोग टाइप 4 देखने वाले हैं और पूरी तरह से एंड करने वाले हैं। आज टाइप 4 का पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड के ऊपर मैं लिखने जा रहा हूं। आप बिल्कुल ध्यान देंगे, केंद्रित रखेंगे मेरे इधर उधर माइंड। प्लीज प्रॉमिस करिए कि आप अपने माइंड को इधर उधर नहीं हटाएंगे, ताकि मैं अच्छे ढंग से आपको एक अच्छा बेस दे सकूं। अब मेरे भाई सबसे पहला क्वेश्चन आज के क्लास का ये है कि एक रेखाखंड की लंबाई 10 है। एक रेखाखंड है, एक रेखाखंड की लंबाई जो है, एक रेखाखंड की लंबाई मेरे भाई 10 है। ठीक है, 10 यूनिट है, 10 है। यदि इसका एक सिरा जो है उसका जो है बिंदु है 2,3 है, 2,3 है। तो आगे क्वेश्चन कह रहा, तो दूसरे सिरे का भुज जो है वो 10 हो तो कोटि ज्ञात करें, यानी कोटि बराबर वाट। आपके क्लास का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, आपके टाइप का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। कहने का मतलब है कि यह जो है निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट है और आज के क्लास का टाइप 4 है। और टाइप 4 का सबसे पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड के ऊपर ये रहा मेरे भाई कि एक रेखाखंड की लंबाई 10 है, यदि इसका एक सिरा 2,3 है और दूसरे सिरे का भुज जो है 10 है, तो कोटि ज्ञात करो। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन को देखकर थोड़ा भी आप नहीं हड़बड़ाएंगे और ना ही थोड़ा आप अपने आप को गड़बड़ाएंगे। यदि दोनों में से कोई एक काम कर दिए तो आंसर भी हड़बड़ाएगा और गड़बड़ाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये दोनों में से कोई भी काम आप ना करेंगे। आप पहले क्वेश्चन को समझ लें, क्वेश्चन को जान लें, परख लें, उसके बाद अपने कलम और अपने माइंड से चलना शुरू करें। यकीनन आप अपने आंसर की तरफ जाएंगे, अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट ऐसा है जो आपको बहुत जानना जरूरी है या क्वेश्चन को समझना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट आपको टेंशन ये दे रहा होगा कि भुज क्या है और कोटि क्या है। ठीक है,
तो आइए, इससे पहले वाले क्लास में भी मैंने ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज दे दिया था। आज जब आपके सामने ये क्वेश्चन बनकर आया है तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं भी एक आंसर बनकर आपको अच्छा से जवाब दूँ, ठीक है। तो ये भुज और कोटि का मतलब हुआ, जैसे एज एग्जाम्पल 4 और 3 है, तो हम जानते हैं कि ये पहला वाला जो वर्ड लिखा था ये एक्स अक्ष का काम करता है, और ये जो वर्ड लिखा था मेरे भाई ये वाई अक्ष का काम करता है, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, तो एक्स अक्ष वाले को हम लोग कहते हैं मेरे भाई भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और वाई अक्ष वाले को हम लोग कहते हैं मेरे भाई कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यह कंसेप्ट से आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब पता ही चला कि यह क्वेश्चन के पार्ट को हम समझ गए। समझने का मतलब कि यदि भुज का मतलब ये एक्स अक्ष बोल रहा है, ये 10 दिए हुए हैं, और कोटि मान रहा है, तो कोटि तो वाई अक्ष होता है, तो हम उसका नाम वाई रख दें। उसका नाम क्या रख दें? वाई कर दें। और जब वाई नाम कर देंगे, यही एक अननोन वैल्यू होगा, तो यहाँ पर क्या दे रखा कि एक रेखाखंड है, मान लिया जाए ये एक रेखाखंड है या एक रेखा है, इसका एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु क्या है? बी है। और एक बिंदु ए है जिसका एक सिरा मतलब एक पॉइंट है, पहला पार्ट जो है जिसका निर्देशांक दे रखा मेरे भाई 2,3 है, और दूसरे सिरे का भुज, जिस तरह से दूसरे सिरे का भुज 10 है, यानी एक अक्ष भुज होता है, और इसका कोटि पूछ रहा है, तो हमने कोटि को क्या मान लिया? वाई मान लिया, ठीक है। और ये दोनों के बीच की जो दूरी है वो 10 यूनिट है। इन दोनों के बीच की दूरी कितना मेरे भाई? 10 यूनिट है। तो इससे पता ही चला कि ए बी का वैल्यू ऑलरेडी 10 दे रखा है, यहाँ पर ए का निर्देशांक दे रखा, बी का निर्देशांक भी है, और उसमें वाई को ज्ञात करना। यदि हम वाई ज्ञात कर लेते हैं तो पता ही चलेगा कि हमें कोटि के पास पहुंच गए, यानी कोटि वाले आंसर के पास हम चले गए, ठीक है। तो आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें क्या मेरे भाई कि ए बी जो है, दो बिंदु के बीच की दूरी ए बी बराबर ऑलरेडी 10 दे रखा है, ठीक है। प्रश्न से इसका चर्चा है, प्रश्न से यहाँ पर दे रखा है ये ए बी। अब हम लोग दो बिंदु के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला जानते हैं, वही फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे? x1 माइनस x2 का ऑल स्क्वायर होता है रूट अंडर, और y1 माइनस जो होता है y2 का ऑल स्क्वायर होता है, यही सूत्र होता है, ठीक है। आप भी भली भांति ऐसे सूत्र से परिचित हो गए जो बेस के क्लास में मैंने बताया था। अब यहाँ पर 10 लिख देंगे, ठीक है, इतना कर देंगे। अब x1 माइनस x2 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि x अक्ष का ए पॉइंट जो है में x अक्ष 2 का काम कर रहा है, यानी x1 इतना है, तो हम कर सकते हैं कि 2 और x2 आपका 10 है, तो ये हो गया 10, इतना कर देंगे मेरे भाई। प्लस y1 माइनस y2, तो y1 का काम 3 कर रहा है, तो यहाँ पर 3 हो गया, और y2 का काम कौन कर रहा है? y कर रहा है, तो हम y लिख देंगे, इतना कर देंगे, ठीक है। यहाँ 10 हो गया। यहाँ तक करने में किसी तरह कोई प्रॉब्लम तो आपको नहीं हुआ होगा। अब आगे की ओर क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ पर ये रूट है, इसको इस इक्वल की इस साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ पर ये जो नंबर 10 है ये स्क्वायर में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आया? अब ये 2 माइनस 10 हो गया का स्क्वायर, यानी माइनस 8 का स्क्वायर हुआ, और ये हुआ 3 माइनस वाई का स्क्वायर हुआ, इतना तो कर देंगे, क्योंकि 3 माइनस वाई का मतलब y1 माइनस y2, और y1 का काम कौन कर रहा है? 3 कर रहा है, और y2 का काम y कर रहा है, इतना कर देंगे। अब आगे देखते हैं कि ये जो होगा ये स्क्वायर में बदल जाएगा। यहाँ तक तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब ये क्या है कि माइनस 8 का स्क्वायर हो गया 64, माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, इतना कर देंगे। और ये a माइनस बी का ऑल स्क्वायर का जैसा दिख रहा है, ठीक है। ये चेहरा जो मैथ का दिख रहा है आपको, कैलकुलेशन का पार्ट दिख रहा है, ये a माइनस बी का ऑल स्क्वायर दिख रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी का ऑल स्क्वायर के लिए फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? कि a स्क्वायर जानते हैं, प्लस बी स्क्वायर जानते हैं, और माइनस 2a भी जानते हैं। इतना तो आप शायद आपको पता ही होगा। तो a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 होगा, और प्लस बी स्क्वायर y का स्क्वायर। और यहाँ पर जो है हम लोग या एक और प्रोसेस कर लें ताकि हमें a माइनस बी का ऑल स्क्वायर पर ना जाए, उससे ऐसे भी अगर जाएंगे तो हम आंसर तक आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा माइंड अगर कंसेप्ट लगाएंगे, कैलकुलेशन को शॉर्ट करेंगे, तो इसे रहने दें, किसी तरह का छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब 3 माइनस वाई का स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया? 100 माइनस जो है इक्वल की इस साइड में 64 जो है पॉजिटिव है, इक्वल के इस साइड में आएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। अब ये 36 हो गया, यानी 3 माइनस वाई बराबर का स्क्वायर बराबर 36, तो 3 माइनस वाई बराबर हो गया 36 रूट के अंदर जाएगा, ठीक है। तो यानी 3 माइनस वाई बराबर जो होगा प्लस माइनस 6 आ गया। इतनी बात तो कर लेंगे। जब प्लस माइनस 6 आ गया तो यह कहता है कि 3 माइनस वाई बराबर एक पॉजिटिव 6 आ गया, तो 3 माइनस वाई बराबर इतना, तो माइनस वाई बराबर 6 माइनस जो होगा यह आ जाएगा 3 आ जाएगा।
तो हम कह सकते हैं कि माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा कि -3 होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि हम देख रहे हैं क्या कि 3 - y है, तो 3 - y का स्क्वायर का है और इतना यहाँ पर 36 है, तो इक्वल की इस साइड में जाकर रूट में आएगा प्लस और माइनस 2 साइन इसका निकलेगा, एक 6 आएगा पॉजिटिव में और एक 6 निगेटिव में आएगा। जब इतना आएगा तो 3 - y का स्क्वायर, 3 - y बराबर 6 आएगा, पॉजिटिव लिया तो 3 - y, 3 इस साइड में गया तो ये हो गया 6 - 3 हो गया 3, इसलिए y बराबर -3, इतना कर लेंगे। अब क्या होगा कि 3 - y बराबर -6 लेते हैं, तो -y बराबर होगा -6 - 3, तो यहाँ पर होगा -y बराबर -9 होगा, यहाँ से यहाँ कटा, इसलिए y बराबर आपका आ जाएगा 9 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि y का मतलब ये जो है कोटि की बात करता है। तो आपके सामने कोटि का 2 मान आया, एक मान तो -3 आया और एक मान जो आया 9 आया। मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तरह से आप भली भांति यह क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, किसी भी तरह का यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने बना दिया काफ़ी अच्छे ढंग से और आप भी अच्छे ढंग से समझे होंगे। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं, अब क्वेश्चन को आगे की ओर करते हैं। ठीक है, चलिए भाई, अब हम लोग आगे की ओर क्वेश्चन को कर रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के पास जा रहे हैं, क्योंकि मैंने बार बार ये कह रहा हूँ कि आज के क्लास का जो है बिल्कुल एंड पॉइंट है, दो बिंदु के बीच की दूरी का रिलेशन जो है मैं एंड करने वाला हूँ। अब आगे क्वेश्चन ये कह रहा है, आगे x और y में एक संबंध ज्ञात करें। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि x और y में संबंध ज्ञात करें, x और y में संबंध ज्ञात करें, संबंध ज्ञात करें। ठीक है, x और y में संबंध ज्ञात करें। यदि बिंदु x, यदि आगे कह रहा है कि यदि बिंदु x y बिंदुओं, आगे पार्ट कह रहा है कि बिंदुओं 7,1 और जो है भाई मेरे 3,5 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ है, से क्या है, समदूरस्थ है, इतना से क्या है, समदूरस्थ है। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन पार्ट का देख रहे हैं हम कि आपके सामने है कि x और y में संबंध ज्ञात करें। यदि बिंदु x और y जो है यहाँ पर बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। यानी अभी तक इस सवाल में 2 पॉइंट आपको टेंशन दे रहा होगा। एक पॉइंट तो सबसे पहला पॉइंट जो है इसका रिलेशन को आपको समझना है कि संबंध होता क्या है। यदि मैथ के फील्ड में अगर संबंध का बात करें तो वो क्या कहना चाहता है। मुझे याद है कि जब हमें टीचर पढ़ाते थे संबंध के बारे में, तो उस समय मुझे समझ में ना आता था कि ये संबंध ये जो है यकीनन होता क्या है, असल में इसका रूप कैसा होता है, ये वहीं पर हम लोग फंस जाते थे। दूसरा पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ कि ये समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ वाला पॉइंट तो मैंने पिछले वाले क्लास में बता दिया था कि समदूरस्थ का मतलब क्या होता है। जैसा कि कहीं कहीं पर मैं बार बार ये कहता हूँ कि किसी वर्ड में ही उसका डिफिनेशन छिपा होता है। जिस तरह से समदूरस्थ है तो इसी के वर्ड में ही इसका डिफिनेशन है। यदि समदूरस्थ की बात करें तो सम का मतलब बराबर, दूर का मतलब दूरी जिसे मापना होता है, और अस्थ का मतलब स्थित है। तो जो बराबर दूरी पर स्थित हो उसे ही हम लोग समदूरस्थ कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समदूरस्थ कहते हैं। अब आपके सामने संबंध का मतलब क्या हुआ मेथड में, तो वहां पर जिस तरह से हम कहते हैं कि दो दोस्तों के बीच आपस में रिलेशन होता है, तो वहां पर हम लोग पॉजिटिव साइन देते हैं। यदि मान लिया एक दोस्त का नाम राम है और एक दोस्त का नाम श्याम है, तो राम और श्याम में जो है काफी घनिष्ठ दोस्ती है, यानी 100% वो लोग आपस में मिले जुले हैं, तो यहाँ पर यही इसका रिलेशन बताता है। बात समझ में आया कि नहीं? तो ठीक उसी तरह से x और y का मतलब हुआ कि इज इक्वल टू इतना में कोई भी आ जाए, ये इज इक्वल टू इतना में कोई भी आ जाए, तो यही इसका रिलेशन कहता है। और यही चीज आपको समझना है। यदि ऐसे चीज को आप समझ जाते हैं तो फिर ऐसे संबंध वाले वर्ड से, समदूरस्थ वाले वर्ड से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप एग्जाम्पल के जरिए काफी आपको सरल तरीके से समझ गए होंगे, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। अब हम आगे बनाने की ओर बात करते हैं भाई। अब हम क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो पता ही चला कि यहाँ पर बिंदु जो है x और y, हमने मान लिया ओ एक बिंदु है। क्या मान लिया? ओ एक बिंदु है x y।
ठीक है, वो एक बिंदु, और यहाँ पर एक बिंदु का नाम ए रखा है, यहाँ पर एक बिंदु का नाम बी रखा, और ओ जो है यहाँ पर इसका निर्देशांक x माना, y माना, और यहाँ पर अगला जो निर्देशांक 7,1 हुआ, और ये जो अगला निर्देशांक 3,5 हुआ। इतना चीज़ को आप फिगर को ड्रा कर लें, ताकि ये फिगर ड्रा से आपको ये पता चल जाए कि आपका बनाने का मेथड सही है, बिल्कुल अंदाज आप सही जा रहे हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हैं, तभी ऐसे फिगर को ड्रा कर सकते हैं। और यह फिगर हमें यह कहना चाहता है कि ओ से ए की जितना दूरी है उतना ही ओ से बी की दूरी है, तभी ये समदूरस्थ वाला रिलेशन को फॉलो करेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की ओर आते हैं। समदूरस्थ के लिए क्या होता है, समदूरस्थ के लिए एक शर्त है, एक शर्त क्या है के लिए शर्त है, ओ ए बराबर मेरे भाई ओ ए बराबर ओ बी, क्योंकि दोनों समान, ओ से दोनों क्या होगा समान दूरी पे, इसलिए वो दोनों में कॉमन है। इतनी बात तो आप समझ गए। अब क्या है, ओ ए का मतलब एक डिस्टेंस बताता है और ओ बी का मतलब भी एक डिस्टेंस बताता है। तो ओ और ए जो है ये दो बिंदु के बीच का डिस्टेंस है, तो इसीलिए हम इसमें फॉर्मूला जो रखेंगे, सूत्र जो रखेंगे, वो दो बिंदु के बीच की दूरी से ही रखेंगे। अब वह रखेंगे कौन सा, तो हम लोग जानते हैं निर्देशांक टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो यह फॉर्मूला निर्देशांक ज्यामिति का ही होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह का होता है फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का ऑल स्क्वायर होता है, और प्लस जो होता है मेरे भाई y1 माइनस y2 का ऑल स्क्वायर होता है। इतना कर देंगे, और इधर जो क्या कर देंगे कि y1 माइनस y2 का ऑल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर इधर x1 जिस तरह फॉर्मूला यहाँ भी वही फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का ऑल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस जो होगा y1 माइनस y2 का क्या हो जाएगा, ऑल स्क्वायर होगा। इतना कर दें। अब यही फॉर्मूला दोनों के लिए लागू, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्थिति के अनुसार वहां पर हम लोग चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, ओ से ए के बीच में इसका जो निर्देशांक होगा इतना तक कर दें आप। अब यहाँ पर देखें, ओ से ए के बीच में निर्देशांक x1 का काम x करेगा, और यहाँ पर भाई मेरे x2 का काम जो करेगा ओ ए है तो 7 करेगा, ये 7 हो गया। इतना कर लें। और y से y1 का काम जो यहाँ पर करेगा, y1 माइनस y2, y1 का काम y करेगा और y करेगा, और y2 का काम कौन करेगा, 1 करेगा। यहाँ पर आप ध्यान दें, अपने माइंड को इधर उधर नहीं हटाएं। अब यहाँ पर जब ओ बी से देख रहे हैं तो ओ और बी हुआ, वो दोनों के लिए ओ निर्देशांक सेम रहेगा, तो इसी तरह x1 तो x काम करेगा, और x2 तो x2 में यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात को समझ लें, ना कि ये वाला 7 कर देंगे। ठीक है, आप समझिए, स्थिति के अनुसार समझिए, ये b का निर्देशांक पास जा गए हैं। अब y1 माइनस y2 तो ये हो गया y, और y2 का काम कौन कर गया, 5 कर गया। इतना आप कर दें, इतना तो कर देंगे। रूट से रूट कट गया, इसीलिए आपने बुक में देखा होगा कि ओ ए बराबर ओ बी से ही लिखा रहता है, रूट को हटा दे, क्योंकि ऑलरेडी रूट कट ही जाता है। हम ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट इस वे में भी हम लिख सकते हैं। अब आपके सामने बचा x माइनस 7 का स्क्वायर बचा, और एक आपके सामने बचा मेरे भाई y माइनस 1 का स्क्वायर, और इधर बचा x माइनस 3 का स्क्वायर बचा, और इधर बचा मेरे भाई y माइनस 5 का स्क्वायर बचा। यही जो है डाटा आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर या का साइन देंगे, यहाँ पर भी या का साइन देंगे। x माइनस 7 का स्क्वायर का मतलब यह कुछ चेहरा को कुछ अंदर तक आप अगर देखिएगा तो पता ही चला कि a माइनस बी का स्क्वायर को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर भी a माइनस बी का स्क्वायर बता रहा है, यहाँ पर भी a माइनस बी का स्क्वायर बता रहा है, यहाँ पर भी a माइनस बी का स्क्वायर बता रहा है। तो अब आपका काम क्या होगा कि आगे कैलकुलेशन मेथड को बढ़ाने के लिए सभी को हम a माइनस बी का ऑल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। जैसा कि सूत्र हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी का ऑल स्क्वायर के लिए फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होता है, यही होता है ना। तो उसी तरह से बारी बारी से हम इस काम को करेंगे। अब क्या हुआ कि x माइनस 7 का x स्क्वायर हो गया, और प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो गया, माइनस 2ab हो गया। 2ab का मतलब 2 a के जगह पर x, अब b के जगह पर मेरे भाई 7 हो गया। ये इसका डाटा हो गया। आगे बीच का साइन प्लस में, यहाँ पर a माइनस बी का तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 a के जगह पर y, अब b के जगह पर 1, ये हो गया, इसका डाटा हो गया। अब उसी तरह से यहाँ भी हम करेंगे, तो x का स्क्वायर हो गया, अब प्लस बी स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 2 a के जगह पर x हो जाएगा, b के जगह पर 3 हो जाएगा। इतना कर लेंगे। ठीक है, अब आगे चल के ये भी उसी रूल में फॉलो होगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, और माइनस 2 a के जगह पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, y हो जाएगा, अब b के जगह पर जो है वो आपको 5 हो जाएगा। इतना कर लेंगे। इतना तक करने में कोई परेशानी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर हम देखते क्या है, एक बार फिर हम इसको कैलकुलेशन कर देंगे। x स्क्वायर प्लस 49 हो गया, और माइनस 7 दूनी 14 x हो जाएगा। ठीक है, y स्क्वायर प्लस 1 हो गया, माइनस जो है
ये मल्टीपल में माइनस जो है 2y हो गया, इतना कर देंगे। अब x स्क्वायर हो गया, अब प्लस 9 हो गया, माइनस 3 दूनी 6x हो गया, अब y स्क्वायर हो गया मेरे भाई, और ये हो गया प्लस 25 हो गया, और माइनस जो है 5 दूनी 10y हो गया। इतना मेथड तो आप आसानी वे में कर देंगे। अब देखेंगे इक्वल की इस साइड में बराबर वाई स्क्वायर है, इधर भी y, दोनों पॉजिटिव तो ये कट गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर इधर भी, एक्स स्क्वायर इधर भी। अब आपको क्या करना है कि रिलेशन मैंने बताया था कि एक्स और वाई का, तो एक्स और वाई को कोशिश करना है इक्वल की इस साइड में लाना, और विदाउट एक्स वाले वैल्यू को, यानी हम कह सकते हैं अचर वाले वैल्यू को जो डिजिट या संख्या के रूप में होगा इक्वल के उस साइड में रखना है, ठीक है। इतना आप काम करेंगे। अब देखें आप माइनस 14x है तो हम इसे लिख देंगे माइनस 14x, और माइनस 2y है, इतना कर देंगे। अब यहाँ पर जो होगा 49 है, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये सजा देंगे। उसी तरह से माइनस 6x इधर है मेरे भाई, माइनस 6x है, अब प्लस जो है ये माइनस 10y है, इतना कर देंगे। अब 25 और 9 जो होगा, 25 और 9 जो होगा वो आपको शायद पता होगा 33 होता है। 25 और 9 कितना होता है? 25 और 5 30 और 4 34, सॉरी 25 और 9 34 होता है, इतना कर देंगे। यहाँ तक तो कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आप जब इतना काम कर दें तो अब एक्स वाले वैल्यू को एक साइड लाएंगे, माइनस 14x, और इधर आ गया माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस 6x आ जाएगा। माइनस 2y है, y को इधर ला रहे हैं तो प्लस 10y हो गया। अब क्या करें कि इधर 34 रहने दें, इधर इक्वल के इस साइड में 50 को ले रहे हैं तो ये माइनस में होगा, इतना काम कर दें। अब माइनस 14x प्लस 6x तो यह आ जाएगा माइनस 8x आ जाएगा, और इधर जो हो जाएगा मेरे भाई प्लस 8y हो जाएगा। आगे चल के देखते हैं कि ये जो आपके सामने आएगा, ये जो आपको सामने आएगा ये 16 आएगा। कितना आएगा? 15 में से 50, 50 में से जब 50 34 चल जाएगा तो ये आपको 16 बचेगा। अब ये माइनस में तो हम क्या करें कि माइनस को कॉमन लेने, माइनस हटाने के लिए, तो ये 8x हो जाएगा। और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हम क्या करें कि माइनस 8 को कॉमन लें, तो यहाँ पर x हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस y हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा। इतना आप कर लें, क्योंकि माइनस को जब कॉमन लिया माइनस 8 को तो ये x पॉजिटिव हो गया, और जो पॉजिटिव था तो वो निगेटिव हो गया। अब माइनस से माइनस कट गया इक्वल वाले साइड में, 8 दूनी कितना हो गया 16 हो गया। तो x और माइनस y का मान जो आया, इस x और माइनस y का जो x और y का जो रिलेशन आया, x और y का जो रिलेशन आया वो 2 आया। यही चीज़ आपको मैथ मांग रहा था, यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने का जो है बात था, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप भली भांति समझ गए होंगे, किसी तरह कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। आप रिलेशन से ज़रा भी हड़बड़ाएंगे नहीं, और ना ही रिलेशन से ज़रा भी गड़बड़ाएंगे। रिलेशन का मतलब यही होता है, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो निगेटिव में, दोस्ती अच्छा हो या दोस्ती बुरा हो, जो दोस्ती का परसेंटेज मात्रा बढ़े या घटे, ठीक है, यही इसका रिलेशन कहता है। मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन को आप समझने में किसी तरह कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के पास आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग काफ़ी नज़दीक जा रहे हैं एंड पॉइंट की ओर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहें, क्योंकि आप जब मेरे साथ बने रहेंगे तो हम चीज़ों को अच्छे ढंग से आपको समझाएंगे और किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपका हर डाउट, हर टेंशन आपको मैं दूर कर दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन के पास आते हैं। आइए, यानी उस क्वेश्चन से पता ही चला कि और भी इस तरह का क्वेश्चन आपके बुक में रहेगा तो आप काफ़ी आसानी वे में बना लेंगे, किसी तरह का कोई दिक्कत ना होगा। कल की क्लास में जब मैंने एक संरेख टॉपिक बताया था कि संरेख जिसे कोलिनियर के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पर उस टॉपिक का मतलब 3 या 3 से अधिक वैसा बिंदु जो एक ही रेखा में हो, जिसे हम लोग संरेख के नाम से जानते हैं। संरेख के लिए हमने शर्त भी बताया था, AB + BC बराबर AB + BC इज इक्वल टू AC होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ बताया था। उसमें एक निर्देशांक बिंदु जो था उसमें आप कैलकुलेशन को थोड़ा अच्छे से चेक कर लेंगे। वहाँ पर जो एक कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस हुआ है, और वही मिस को आपको कमेंट के ज़रिए बताना है कि वहाँ पर कल के लास्ट क्वेश्चन संरेख वाला में कहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। ये क्वेश्चन आपके लिए रहा आज के लिए, जो आप आसानी वे में कल चेक करके मुझे आप बताएंगे ज़रूर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अभी तक हम लोग 2 बिंदु के बीच की दूरी वाले को पूरी टॉपिक को हम लोगों ने जान लिया। तो अब हम बात ये करते हैं कि आपने देखा होगा कि यही निर्देशांक ज्यामिति में आपके एनसीईआरटी बुक में 10th क्लास में ये दे रहेगा कि 4 बिंदु रहेगा, 4 बिंदु का निर्देशांक दे रखेगा, ठीक है। और वहां पर आपको ये बताना है कि यह बिंदु कौन से चतुर्भुज को फॉलो करता है। और वह चतुर्भुज का नाम भी ऑप्शन में रहेगा, सम चतुर्भुज रहेगा, और उसके बाद समानांतर चतुर्भुज रहेगा, आयत रहेगा, ये सारी चीज को आपको दे रखेगा। साथ ही साथ ऐसे भी दे रखेगा 3 बिंदु के निर्देशांक दे रखेगा, और ये पूछेगा कि यह कौन सा त्रिभुज को फॉलो करता है,
नियम को वह आंसर के रूप में, ऑप्शन के रूप में आपका होगा जो है वो आपको ये समकोण त्रिभुज भी हो सकता है। साथ ही साथ आपका मेरे भाई विषमबाहु त्रिभुज भी होगा, समबाहु भी होगा और समद्विबाहु त्रिभुज भी होगा। तो आज का मैं ये टॉपिक बताना चाहता हूँ और ये टॉपिक बताकर मैं अपनी क्लास को एंड करना चाहता हूँ कि पूरी तरह से यही बेस आपका बच रहा था जो मैं अच्छे ढंग से देना चाहता हूँ। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में बहुत मिलेगा, आप प्रैक्टिस कर लेंगे। आइए सबसे पहले क्या है कि हम त्रिभुज की बात करें। त्रिभुज की बात करते हैं तो जिसे हम लोग ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। तो कोऑर्डिनेट में ट्रायंगल का रूल क्या है, कोऑर्डिनेट में जो ट्रायंगल होने के लिए क्या क्या शर्त होना पड़ता है। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं सबसे पहला टॉपिक जिसे हम लोग समबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में जो है निर्देशांक ज्यामिति में इसका रोल ये है कि इसमें 3 शीर्ष दे रखेगा और 3 शीर्ष दे रखने के साथ आपको बताना है समबाहु है या समद्विबाहु है या विषमबाहु। तो उसके लिए आपको समबाहु पर पकड़ होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज होने के लिए शर्त होता है। समबाहु त्रिभुज होने के लिए शर्त होता है। ठीक है, शर्त। आइए हम समझते हैं सबसे पहले चीज को। तो सबसे पहले हम क्या करें कि एक समबाहु त्रिभुज का फिगर को हम ड्रा कर दें और फिगर ड्रा करने के बाद क्या है उसको हम लोग समझते हैं। इससे क्या होगा कि पूरा निर्देशांक ज्यामिति का जो फिगर से रिलेशन है वो पूरा दूर हो जाएगा। हम समबाहु त्रिभुज को जानते हैं वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा इक्वल हो उसे समबाहु कहते हैं। एज एग्जाम्पल मतलब AB बराबर BC बराबर AC होता है। ठीक है, यदि आपका पूरी तरह से यदि ऐसा आ जाता है यानी AB मतलब जो है 2 बिंदु के बीच की दूरी बता रहा है, BC भी 2 बिंदु के बीच की दूरी की बात कर रहा है, AC भी 2 बिंदु के बीच की दूरी बात कर रहा है। तो समबाहु का मतलब तीनों भुजा बराबर हो तो समबाहु कहते हैं। यदि निर्देश यहाँ पर आपका ऑलरेडी पहला बिंदु दे रखेगा, दूसरा दे रखा है, तीसरा दे रखा है, तो मुझे उम्मीद है कि यह रिलेशन को आप समझ जाओगे। कैसे समझेंगे कि पूरी तरह से इसका सभी साइड बराबर आएगा। दूसरा अगर बात करते हैं हम मेरे भाई कि समद्विबाहु की, दूसरा किसकी बात करते हैं? समद्विबाहु। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगा, आपके बुक में ऐसे टॉपिक हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए शर्त क्या होगा ये चीज को जानते हैं। इसके लिए शर्त क्या कहता है, रूल ये कहता है कि समद्विबाहु इसमें जो है 2 भुजा जो होता है वो बराबर होगा। ठीक है, 2 भुजा बराबर होगा, AB और ये C है। तो हम कह सकते हैं कि AB बराबर AC, यानी अगर इस रूल को डिस्टेंस दो डिस्टेंस अगर बराबर आता है तो यह जो है निर्देशांक बिंदु समद्विबाहु के पास चला जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ गया। अब आपके सामने आ जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। क्या आ जाएगा? विषमबाहु। तो विषमबाहु को भी हम समझते हैं। विषमबाहु त्रिभुज के लिए शर्त, विषमबाहु त्रिभुज के लिए शर्त क्या होता है इसे भी आप समझ लें। तो विषमबाहु का मतलब जो होता है जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं हो। ठीक है, यानी AB और ये C। कहने का मतलब ये भुजा अलग है, ये भुजा अलग है। तो यानी हम कह सकते हैं कि AB इज नॉट इक्वल टू जो है BC इज नॉट इक्वल टू AC होगा। ठीक है, यानी कि इसमें जो है सभी का जब हम निर्देशांक बिंदु के सहायता से डिस्टेंस को पता लगाएंगे तो सभी का डिस्टेंस अलग अलग आएगा, तो वह निर्देशांक बिंदु जो शो करेगा विषमबाहु को। ठीक है, इतनी बात समझ गया। अब हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को भी कभी कभी दे देगा टॉपिक में। समकोण त्रिभुज के लिए शर्त, इसके लिए क्या होगा शर्त आपको मैं सिर्फ बनाकर ये बता दे रहा हूँ और बाकी 2 बिंदु के बीच की दूरी पर जो सूत्र पर आधारित जो मैथ बनाने का जो नियम है उसी नियम से आप बना देंगे, बशर्ते कि आपको ये शर्त पता होना चाहिए तभी समझ पाएंगे। समकोण त्रिभुज में नहीं क्या होगा कि हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ड्रा करते हैं, इसका नाम AB और C। समकोण के लिए एक साइड 90 डिग्री। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज के लिए शर्त क्या होगा कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस जो होगा वो BC का स्क्वायर। यानी अगर हम लोग हिंदी में इसे बात करते हैं तो क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर जो होता है मेरे भाई लंब का स्क्वायर प्लस जो होता है वो आधार का स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय का रूल इसमें फॉलो होता है। तो समकोण त्रिभुज के लिए AC कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अगर आ जाता तो हम समझेंगे कि तीनों दिए गए जो बात है वो समकोण त्रिभुज के लिए भी कह रहा है। ठीक है, अब आगे की ओर जब हम बात करते हैं तो वहां पर ये त्रिभुज वाला कंसेप्ट में मुझे उम्मीद है कि आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगा। ठीक है, आप पूरी अच्छे ढंग से समझ जाओगे। यानी अब हम बात करते हैं त्रिभुज वाला, जब कंसेप्ट आपका मैं क्लियर कर दिया तो वहां पर आगे चल के आपको आएगा चतुर्भुज में। आपको आगे क्या आएगा? चतुर्भुज में। तो वह इस कंसेप्ट भी आप क्लियर कर लें और पूरी तरह से आज का एंड हो जाएगा पार्ट। तो चतुर्भुज की अगर बात करते हैं, चतुर्भुज की बात अगर करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि मैं बता रहा हूँ कि चतुर्भुज में आता है जैसे हम कहते हैं कि समचतुर्भुज। समचतुर्भुज
समचतुर्भुज होगा। तो समचतुर्भुज के लिए शर्त क्या कहता है, इसको भी जान दें। तो समचतुर्भुज वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा बराबर हो, यानी ए बी सी डी, ये हो गया। समचतुर्भुज वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा बराबर हो, यानी कहने का मतलब कि ए बी बराबर जो है वो आपको सी डी आए और सी डी बराबर जो है ए सी आए और ए सी बराबर क्या आए, बी डी आए। क्योंकि सम का मतलब बराबर है, चतुर्भुज का मतलब चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर है वो सम चतुर्भुज को इंडिकेट करता है, ठीक है। और इसमें जो विकर्ण होता है ये बराबर नहीं होता। कहने का मतलब कि ए सी बराबर यहाँ पर विकर्ण जो होगा ए डी बराबर बी सी, ठीक है, इज नॉट ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी, जिसे हम लोग विकर्ण के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर ऐसे निर्देशांक बिंदु पर ऐसा होता है, यानी सभी दूरी डिस्टेंस इक्वल आती है और विकर्ण उसका जब निकालते हैं तो इक्वल नहीं आता है, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि यह जो साइड दे रखा निर्देशांक बिंदु समचतुर्भुज का है, ठीक है। अब आगे चल के जब समचतुर्भुज पढ़ रहे हो तो यहाँ पर एक चीज जान लो कि वर्ग में भी क्या होता है। वर्ग क्या होता है कि इस तरह का एक वर्ग होता है, तो वर्ग ए बी सी डी होता है। तो वर्ग में भी समचतुर्भुज वाला रूल फॉलो होता है, लेकिन क्या डिफरेंट होता है वो चीज को मैं बता रहा हूं कि वर्ग में भी जानते हैं कि सभी भुजा बराबर होता है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो क्या होता है कि ए सी बराबर क्या होता है, बी डी होता है, जिसे हम लोग विकर्ण के नाम से जानते हैं। ए सी बराबर बी डी होता है। तो हम लोगों ने सिर्फ समचतुर्भुज और वर्ग में अगर कंपेयर की बात करें तो दोनों का साइड में मामले में दोनों का शर्त एक ही होता है, लेकिन अगर हाइपोटेनस अगर विकर्ण की बात करते हैं तो ये दोनों डिफरेंट होता है। यदि ऐसा निर्देशांक बिंदु दूरी निकालने के बाद ऐसे रूल को फॉलो करता है तो वह जो दूरी दे रखा है वो वर्ग को बताता है, ठीक है। इतना कर लें। अब आगे चलते हैं, जब समानांतर चतुर्भुज का बात करते हैं, समानांतर चतुर्भुज, तो समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है मेरे भाई कि समानांतर चतुर्भुज में इस तरह का जो है वो आपको आएगा समानांतर चतुर्भुज जिसका नाम ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा। ये आमने सामने की भुजा जो होगी वो बिल्कुल बराबर होगी, तो इसे हम लोग समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। यानी ए बी बराबर जो आ जाएगा डी सी आ जाएगा और बी सी बराबर जो मेरे भाई ए डी आ जाएगा। आमने सामने की भुजा बराबर होगी और विकर्ण इसका बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग समानांतर चतुर्भुज के निर्देशांक बिंदु के श्रेणी में रखा जाएगा। अब उसके बाद जब इतना पढ़ लिया तो अब आगे आते हैं आयत पर आते हैं, ठीक है। आयत, तो आयत के बारे में टॉपिक ये करता है निर्देशांक पाठ का कि आयत जो होता है ना मेरे भाई, आयत जो होता है इस तरह का होता है जिसका एक नाम ए बी सी और डी रखा। तो आयत में भी होता है बिल्कुल आमने सामने की भुजा बराबर होती है और विकर्ण भी बराबर होता है, तो उसे हम समझेंगे निर्देशांक बिंदु जो है वो आयत को इंडिकेट कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर जो है वो आपको सी डी आएगा और उसके बाद बी सी बराबर जो आएगा ए डी आएगा। और विकर्ण जो इसमें आएगा मेरे भाई, विकर्ण की बात करते हैं तो ए सी एक विकर्ण है और यहाँ पर विकर्ण की बात करते हैं बी डी आएगा। ये दोनों ये सभी रूल अगर फॉलो होता है तो दिए गए निर्देशांक बिंदु वो रेक्टेंगल को दर्शाती है, वो आयत को दर्शाती है। इसी तरह से आपके निर्देशांक ज्यामिति में इसी तरह का पार्ट रहेगा, बशर्ते कि आपको ये शर्त को जानना जरूरी है। ये शर्त आप जानोगे तभी ऐसे पार्ट को बना सकते हैं। ऐसे मैथ के निर्देशांक दो बिंदु के बीच की दूरी से हम उसको सही तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया कि वर्ग के बारे में जाना, आयत के बारे में जाना, समचतुर्भुज के बारे में जाना, फिर पूरी तरह से त्रिभुज के टॉपिक को जान गए। मुझे उम्मीद है कि आज के क्लास को आप काफ़ी अच्छे ढंग से समझे होंगे, भली भांति से जानते होंगे और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये इतना पार्ट पढ़ लें और इतने पार्ट पर आप प्रैक्टिस कर लें तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई भी कंसेप्ट में कोई टेंशन नहीं होगा। पूरा कंसेप्ट आपका मैंने क्लियर कर दिया, कहीं पर कोई ऐसा तनाव, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए भाई, अब मैं अपनी क्लास को एंड करता हूं। कल हम फिर मिलेंगे आपके साथ मेरे प्यारे भाई एवं बहन। कल एक नया टाइप के साथ होंगे। पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं, लेसन जो पढ़ रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति का ही रहेगा, लेकिन वहां पर टाइप कुछ अलग होगा, ठीक है। थोड़ा सा आप अंदर की ओर जाएंगे, थोड़ा सा आप गहराई में जाएंगे टाइप के। तो चलिए, आप पूरी तरह से बेस को कंप्लीट रखिएगा, बेस पर अच्छा प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपका मजबूत होगा, तभी आगे के प्रोसेस को आप समझ पाएंगे। लेकिन बेस अगर कमजोर रहेगा तो हम कितनों भी चाह लें, हम नहीं आपको बात समझाना, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। आज के क्लास को हम यहीं तक विराम करते हैं। खूब लगन और ईमानदारी से आप अपने काम को करते रहें। आज की क्लास के लिए बाय, फिर हम लोग कल मिलेंगे।